संस्कृत के बाद अब हम लोग जब इसमें आते हैं तो संस्कृत के साथ साथ अब हमें व्याकरण पढ़ना पड़ता है। कारण किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए, किसी भी भाषा को जानने के लिए पहले उसके व्याकरण को जानना पड़ता है। जब व्याकरण हम लोग जान पाते हैं तभी हम उस भाषा को अच्छी तरह से शुद्ध रूप में, उत्कृष्ट रूप में, सम्यक रूप में हम उसे पढ़ पाते हैं। तो इसके लिए अब हम सबसे पहले अब संस्कृत के बाद जो है कि हम व्याकरण की चर्चा करते हैं। यह जो व्याकरणम शब्द है ना, व्याकरणम, व्याकरणम शब्द कैसे बना जो हम लोग देखेंगे। व्याकरणम का अर्थ है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाह्येन। समझे, व्याकरण का मतलब हो गया कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाह्येन व्याकरणम। अब इसको हम ध्यान दें, देखिए यहाँ पे वी उपसर्ग है, फिर यहाँ पे आंग, फिर यहाँ पे देखिए पी धातु है और ल्यूट प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय है, जिसका रूप इस प्रकार से बन जाता है। या देखिए वी, यहाँ पे आ, यहाँ पर क्री और यहाँ पे ल्यूट। फिर यहाँ पे हम देखें वी योग आ और क्री ल्यूट बनने के साथ यह कर्णम हो जाता है, वी आ और कर्णम। अब हम लोग पढ़े हैं स्वर संधि में पढ़े हैं इको यमची सूत्र में कहता है कि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य हो जाता है। ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है, कोई दूसरा स्वर अलग स्वर आ रहा है तो ई का य हो जाता है। तो इस नियम से हम यह शब्द को अब पाते हैं कि यह बन गया व्याकरणम। क्या बन गया? व्याकरणम। तो व्याकरणम की संरचना इस प्रकार से है, बी योग आंग योग क्री योग ल्यू। तो जिससे बन गया वी आंग का या हुआ आसमंतात से, क्री का क्री और ल्यूट, क्री मीन्स करना होता है, क्री धातु है और ल्यूट लगाने के बाद जो है कि इसका रूप कर्णम हो गया। ठीक है, तो वी योग आ योग कर्णम मिलाकर हो गया यह यण संधि के हिसाब से। यण संधि का जो नियम है उसमें हम लोग जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो जान लें कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य हो जाता है, ई का य हो जाता है, जिसके हिसाब से यहाँ पर देखिए क्या हो गया व्या और यहाँ कर्णम, तो मिलाकर बन गया व्याकरणम। हमारा शब्द क्या बन गया? व्याकरणम। व्याकरणम का व्याकरण का ऐसे अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण या विग्रह। ठीक है, विश्लेषण या विग्रह। तो हम आगे इस प्रकार से भी इसको हम जानेंगे। इस प्रकार से हम लोग देखें संस्कृत का अगर हम शाब्दिक अर्थ पकड़े, है ना, शाब्दिक अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ को जाने तो इसके लिए हमें जानना होगा संस्कृत के लिए कि संस्कार की हुई, संस्कार की हुई, परिमार्जित या अलंकृत भी इसको कह सकते हैं, अलंकृत अलंकृत है ना, उत्कृष्ट भाषा, अलंकृत उत्कृष्ट भाषा। संस्कृत का अर्थ क्या है? तो संस्कार की हुई, परिमार्जित, अलंकृत, उत्कृष्ट भाषा, जिसको हम किस प्रकार से जान पाए? सम योग सूट योग क्री योग, है ना। तो इस प्रकार से हम ये जान गए कि यह संस्कृत है। संस्कृत का अर्थ क्या है? तो संस्कार की हुई, परिमार्जित, अलंकृत, उत्कृष्ट भाषा, सम सूट क्री अर्थ। ठीक, और इसके बाद हम लोग व्याकरण की चर्चा कर रहे थे। व्याकरण के बारे में अब जान लें। तो व्याकरण क्या है? तो व्याकरण का मैंने अभी बोला कि व्याकरण का हो जाता है बी योग आंग योग क्री योग ल्यूट। ठीक है बच्चे, यहाँ वी उपसर्ग है, आंग भी आगत है
उसके बाद यहाँ पे क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय है। अब इससे ही हमारा जो रूप बनता है, इसका देखिए क्या बनता है, हम लोग ध्यान दें यहाँ पे। व्याक्रियन्ते, व्याक्रियन्ते, व्युत्पाद्यन्ते, व्युत्पाद्यन्ते शब्दाह्येन व्याकरणम, व्याकरणम। तो हम लोग ऐसे भी व्याकरण की परिभाषा पढ़ते आए हैं। व्याकरण का अर्थ है, ऐसे भी हम अगर व्याकरण का शाब्दिक अर्थ जाने तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विग्रह या विश्लेषण या टुकड़े टुकड़े करके, या हम ऐसे भी कह सकते हैं टुकड़े टुकड़े या भाग भाग करके, भाग भाग करके, ठीक है, टुकड़े टुकड़े करके व्यवस्थित करना ही व्याकरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको समझ लेंगे कि व्याकरण का मतलब क्या है। तो व्याकरण का अर्थ है विग्रह या विश्लेषण। हम व्याकरण में क्या होता है, हम ऐसे सामान्य अर्थ में पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से हम किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना जानते हैं। ठीक है, फिर से एक बार, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना जानते हैं, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, तो व्याकरण कहते हैं। अब जब हम इसे संस्कृत व्याकरण में पढ़ रहे हैं तो संस्कृत का व्याकरण जानेंगे, संस्कृत के व्याकरण के जो अंग हैं उनको जानेंगे कि किन किन माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए संस्कृत का जो यहाँ पे संरचना मैंने देखा, इसमें है उपसर्ग है, आगम है, धातु है और प्रत्यय है। तो हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि व्याकरण में उपसर्ग, धातु, प्रत्यय आदि से अलंकृत की गई जो भाषा है ना, वही संस्कृत है, वही व्याकरण में हमें पढ़ना है। यानी व्याकरण में हम इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने पढ़ा कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाह्येन व्याकरणम, कहता है कि जिस प्रकार से हम इन सबों को पढ़ के, इन सबों को जहाँ पर हम पढ़ें, जहाँ पर हम अलग अलग करके, भाग भाग करके, टुकड़े टुकड़े करके फिर व्यवस्थित रूप में सजा लें, उसका हम विश्लेषण कर लें, विग्रह कर लें, तो यही सब हमको करना व्याकरण सिखाता है। यही सब करना हमें व्याकरण सिखाता है। तो हम यहाँ पे संस्कृत और व्याकरण के बारे में इसी प्रकार से हम जानेंगे। संस्कृत और व्याकरण के बारे में हम इस प्रकार से जानेंगे। अब देखिए बात, इसके बाद अब हम लोग व्याकरण के अंग, व्याकरण को हम कैसे पढ़ पाएंगे, व्याकरण को पढ़ पाना, समझ पाना कैसे आसान होगा, इसको हमें देखना है। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे व्याकरण को आसानी से पढ़ने समझने के लिए व्याकरण के अंगों को हमें जानना होगा। व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग। तो व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं, तो देखिए पहले जो पढ़ाए जाते थे, तो पहले व्याकरण के जो अंग हुआ करते थे उसमें बताए जाते थे सबसे पहले वर्ण विचार, दूसरा हुआ करता है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार, चौथा है चिन्ह विचार और पांचवा है छंद विचार। बट आज हम लोग आधुनिक व्याकरण में जो पढ़ रहे हैं, तो आधुनिक व्याकरण में जितनी भी
जो भी आज हमारे पास किताब उपलब्ध हो रहा है उन सारे में अब उन सारे पुस्तकों में वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार तक ही सीमित कर दिया गया है। बस यहीं तक का हमें बताया जाता है। कारण कि वैयाकरणों का मानना है कि वाक्य विचार में ही हम चिन्हों का भी समावेश कर लेते हैं, चिन्हों को भी पढ़ लेते हैं, छंद भी, वाक्य का निर्माण जब करना आ ही गया तो छंद का भी निर्माण कर लेते हैं। चिन्ह का भी वाक्य में ही प्रयोग हो जाता है। जब वाक्य में चिन्ह का प्रयोग होता है तो उसी के माध्यम से छंद का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से आज जो आधुनिक व्याकरण है, तो आधुनिक व्याकरण में अब हम लोग व्याकरण के अंग के रूप में इन्हीं 3 अंगों को पढ़ते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम जो भी है सभी वर्णों के बारे में जानते हैं, वर्णमाला के बारे में जानते हैं। शब्द विचार में हम शब्द को बनाना सीख लेते हैं, फिर शब्दों के भागों को, अंगों को जानते हैं, प्रकारों को जान लेते हैं। और वाक्य विचार में फिर हम वाक्य का निर्माण करना जान लेते हैं। और उसके बाद फिर वाक्य में जो चिन्ह का प्रयोग हुआ उससे छंद का निर्माण हो गया। इन सारी बातों को भी हम पढ़ पाते हैं। तो इसी प्रकार से हम व्याकरण के इन अंगों को पढ़ लेते हैं। तो छात्रों, आज मैं यहीं पे अपने वीडियो को विराम देता हूं और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा कुछ जो है कि हर वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो है कि बिंदुएं होंगे, उन्हें आप लोग ध्यान से पढ़ लिया करेंगे, जो मैं यहाँ पे प्रतिदिन नोट कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और आप लोग से मेरा एक अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में कीजिए, जिससे कि इस वीडियो का फायदा आप सबको मिल सके। ठीक है ना? और उसी के माध्यम से हमारा आपका संबंध लंबे समय तक बरकरार रहे, जिससे कि आपकी सारी समस्याओं का हम समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहें, प्रयासरत रहें। बस इसी कामना के साथ देश देकर के मैं अपनी आज वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।